आज हम पढ़ेंगे मेन आर फ्रॉम मार्स वीमेन आर फ्रॉम वीनस का चैप्टर 13, जिसका नाम है प्यार के जादू को जिंदा कैसे रखें। जब शुरू में प्यार होता है तो बहुत जादुई फील होता है, एक जादू सा फील होता है, लेकिन वो धीरे धीरे शादी के बाद बहुत कम हो जाता है, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो उसको ज़िंदा कैसे रखना है वही इस चैप्टर में बताया जाएगा आई थिंक। चलो देखते हैं क्या लिखा है। प्यार के जादू को ज़िंदा कैसे रखें। प्रेम पूर्ण संबंधों का एक विरोधाभास ये है कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और हमें ये महसूस होता है कि सामने वाला हमसे प्रेम करता है, तो हम अचानक पाते हैं कि हम अपने पार्टनर से भावनात्मक दूरी बनाने लगे हैं या उन पर अप्रिय तरीक़ों से प्रतिक्रिया करते हैं। शायद आप इन उदाहरणों में अपनी झलक देख सकते हैं। एक, आप अपने पार्टनर के प्रति बहुत प्रेम महसूस करते हैं, लेकिन अगली सुबह आप जागते हैं और उसके प्रति चिड़चिड़ा महसूस करने लगते हैं। आप प्रेमपूर्ण, धैर्यवान और स्वीकार करने वाले हैं, लेकिन अगले ही दिन आप मांग करने लगते हैं कि या असंतुष्ट हो जाते हैं। अगले ही दिन आप मांग करने लगते हैं या असंतुष्ट हो जाते हैं। 3, आप अपने पार्टनर से प्रेम ना करने की कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन अगले ही दिन आप में बहस छिड़ जाती है और आप अचानक तलाक तक के बारे में सोचने लगते हैं भाई। 4, आपका पार्टनर आपके लिए कोई प्रेमपूर्ण चीज़ करता है और आप किसी पुरानी घटना के बारे में द्वेष महसूस करते हैं जब उसने आपको नज़रअंदाज किया था। ओके। 5, आप अपने पार्टनर के प्रति आकर्षित होते हैं, लेकिन उसके सामने अचानक शून्य महसूस करने लगते हैं। 6, आप अपने पार्टनर के साथ खुश हैं, लेकिन तभी अचानक आप संबंध के बारे में असुरक्षित महसूस करने लगते हैं या अपनी ज़रूरत पूरी करने में अशक्त महसूस करने लगते हैं। 7, आप आत्मविश्वासी और आश्वस्त महसूस करते हैं कि आपका पार्टनर आपसे प्रेम करता है, लेकिन अचानक आप हताशा और ज़रूरतमंद महसूस करते हैं। 8, आप उदारता से प्रेम देते हैं, लेकिन तभी अचानक आप प्रेम रोक लेते हैं, आलोचना करने लगते हैं, नाराज़ हो जाते हैं या नियंत्रणकारी बन जाते हैं। ये सब हो चुका है मेरे साथ। 9, आप अपने पार्टनर के प्रति आकर्षित होते हैं, लेकिन जब वो हाँ कर देती है तो आपका आकर्षण खत्म हो जाता है या आपको दूसरी युवतियाँ ज़्यादा आकर्षक लगने लगती हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। आप अपने पार्टनर के साथ करते हैं, लेकिन जब वो इसे चाहती है तो आप इसे नहीं चाहते। ओके, वो जब चाहती है तब हम नहीं चाहते। आप अपने बारे में और अपने जीवन के बारे में अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन तभी अचानक आप खुद को महत्वहीन, परित्यक्त और अक्षम महसूस करने लगते हैं। 12, लास्ट है ये। आपका दिन अद्भुत रहा है और आप अपने पार्टनर से मिलने की राह देखते हैं, लेकिन उससे मिलने पर आप अपने पार्टनर की किसी बात से निराश, उदास, अनाकर्षित, थके हुए या भावनात्मक दूरी महसूस करते हैं। हो सकता है आपने अपने पार्टनर में भी इनमें से कुछ परिवर्तनों पर गौर किया होगा। मैंने किया है कुछ, क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई, तो शादी के बाद शायद सब करूँगा। सब महसूस करने लगेंगे शायद। देखते हैं। ऊपर दी गई सूची दोबारा पढ़ें और सोचें कि आपका पार्टनर आपको वो प्रेम देने की अपनी योग्यता कैसे खो सकता है जिसके आप हकदार हैं। शायद आपने समय समय पर उसमें होने वाले अकस्मात परिवर्तनों का अनुभव किया होगा। ये दीवानगी भरा प्रेम करने वाले लोगों के लिए बहुत आम है,
कि वे अगले ही दिन एक दूसरे से नफरत करने लगें या लड़ने लगें। ये अचानक होने वाले परिवर्तन दुविधा में डाल देते हैं, लेकिन वे आम होते हैं। अगर हम ये नहीं समझते कि वे क्यों होते हैं, तो हम सोच सकते हैं कि हम पागल हो रहे हैं, या हम इस गलत नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि हमारा प्रेम मर चुका है। सौभाग्य से इसका स्पष्टीकरण है। ओके, क्या है? प्रेम हमारी अनसुलझी भावनाओं को उभार कर सामने लाता है। एक दिन तो हम महसूस करते हैं कि हमसे प्रेम किया जा रहा है, लेकिन अगले ही दिन हम अचानक प्रेम और विश्वास करने से डरते हैं। अच्छा, अस्वीकृति होने की दर्द भरी यादें सतह पर आ जाती हैं जब हमारे सामने अपने पार्टनर के प्रेम पर विश्वास करने और उसे स्वीकार करने की बात आती है। जब भी हम खुद से ज़्यादा प्रेम कर रहे हों या दूसरे हमसे प्रेम कर रहे हों, तो दमित भावनाओं में उभर कर सामने आने की प्रवृत्ति होती है और वे हमारी प्रेमपूर्ण जागरूकता पर हावी हो जाती है। ये इसलिए उभरती है ताकि उनका उपचार हो सके और वे मुक्त हो सके। इस वजह से हम अचानक रक्षात्मक रक्षात्मक कहाँ गया? अरे, सामने प्रवृत्ति और हमारी प्रेमपूर्ण जागरूकता हावी हो जाती है, इसलिए उभरती मुक्त वजह से अचानक रक्षात्मक, आलोचनात्मक, विद्वेषपूर्ण, मांग भरे, कुंद या क्रोधित हो सकते हैं। जो भावनाएं हम अपने अतीत में व्यक्त नहीं कर पाए, वह अचानक हमारी चेतना में सैलाब ले आती है जब हम उन्हें महसूस करने के लिए सुरक्षित माहौल में होते हैं। प्रेम हमारी दमित भावनाओं को पिघला देता है और धीरे धीरे ये अनसुलझी भावनाएं हमारे संबंध में सतह पर आने लगती हैं। ये तो ऐसा ही है, मानो आपकी अनसुलझी भावनाएं तब तक इंतज़ार करती हैं जब तक कि आपको प्यार महसूस ना हो, और तब वे अपने उपचार के लिए उभर आती हैं। हो सकता है कि हम अनसुलझी भावनाओं का गट्ठर लेकर चलते रहें, अपने अतीत के घाव लेकर चलते रहें, जो हमारे भीतर तब तक सोए रहते हैं जब तक कि वो समय नहीं आ जाता जब हमें किसी का प्यार महसूस होता है। फिर जब हम अपने असली स्वरूप में सुरक्षित महसूस करते हैं, तो हमारी आहत भावनाएं सतह पर आ जाती हैं। अगर हम सफलतापूर्वक इन भावनाओं से निपट लेते हैं, तो हम ज़्यादा बेहतर महसूस करते हैं और हमारी सृजनात्मक प्रेमपूर्ण क्षमता को ज़्यादा जीवंत बना सकते हैं। बहरहाल, अगर हम झगड़ने लगते हैं और अपने अतीत का उपचार करने के बजाय अपने पार्टनर को दोष देने लगते हैं, तो हम विचलित हो जाते हैं और एक बार फिर भावनाओं का दमन कर लेते हैं। दमित भावनाएं कैसे ऊपर आती हैं? समस्या यह है कि दमित भावनाएं ऊपर आते समय ये नहीं कहती हैं, मैं तुम्हारे अतीत की अनसुलझी भावना हूँ। अगर परित्याग या बचपन की अस्वीकृति की भावनाएं उभरती हैं, तो आपको महसूस होगा कि आपका पार्टनर आपका परित्याग कर रहा है या अस्वीकृत कर रहा है। अतीत का दर्द वर्तमान में प्रक्षेपित हो जाता है। जो चीज़ें सामान्य तौर पर ज़्यादा मायने नहीं रखती, उनसे बहुत ज़्यादा चोट पहुंचती है। वर्षों तक हमने अपनी दर्द भरी भावनाओं का दमन किया है, फिर एक दिन हम प्रेम करने लगते हैं और प्रेम हमें इतना सुरक्षित महसूस कराता है कि हम खुल जाते हैं और अपनी भावनाओं के बारे में जागरूक हो जाते हैं। प्रेम हमें खोलता है और हम अपने दर्द को महसूस करने लगते हैं। प्रेम हमें खोलता है। ओके, दंपति अच्छे समय के दौरान क्यों लड़ सकते हैं? अच्छे समय के दौरान हमारे अतीत की भावनाएं केवल
तभी नहीं उभरती हैं जब हमारा प्रेम प्रसंग शुरू होता है। ये बाकी समय भी होता है जब हम सचमुच अच्छा, खुश या प्रेमपूर्ण महसूस कर रहे हों। इन सकारात्मक समय में दंपति बिना कारण लड़ते दिख सकते हैं, जबकि उन्हें खुश होना चाहिए। ओके, रुको, बुक तो दिख नहीं रहा, 1 मिनट रुको, उसको थोड़ा पीछे ले जाते हैं ताकि बुक दिखे, थोड़ा अच्छा लगे ना। उदाहरण के लिए, दंपति तब लड़ सकते हैं जब वे किसी नए घर में रहने जाते हैं, दोबारा डेकोरेट कराते हैं, स्नातक समारोह में शिरकत करते हैं। शिरकत का मतलब क्या? धार्मिक उत्सव या शादी में जाते हैं, तोहफे लेते हैं, वेकेशन या कार की सवारी पर जाते हैं, प्रोजेक्ट पूरा करते हैं, क्रिसमस या दूसरे त्यौहार मनाते हैं, किसी नकारात्मक आदत को बदलने का फैसला करते हैं, नई कार खरीदते हैं, करियर में सकारात्मक परिवर्तन के बारे में निर्णय लेते हैं, लॉटरी जीतते हैं, बहुत सारे पैसे कमाते हैं, बहुत सारे पैसे खर्च करने का निर्णय लेते हैं, या में बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। इन सभी विशेष अवसरों पर एक या दोनों पार्टनर अचानक ऐसे मूड और प्रतिक्रियाओं का अनुभव कर सकते हैं। अवसर से पहले, दौरान या ठीक बाद वे विचलित हो सकते हैं। विशेष अवसरों की ऊपर दी गई सूची की समीक्षा करना काफ़ी ज्ञानवर्धक हो सकता है। ये सोचना भी लाभदायक होता है कि संभवतः आपके अभिभावकों ने भी इन अवसरों का अनुभव किया होगा। साथ ही ये भी विचार करें कि आपने इन अवसरों को अपने संबंधों में कैसे अनुभव किया है। ठीक है। 90-10 का सिद्धांत। अतीत की अनसुलझी भावनाएं समय समय पर सतह पर कैसे आती हैं। ये समझने के बाद ये समझना आसान हो जाता है कि हम अपने पार्टनर से इतनी आसानी से आहत क्यों हो जाते हैं। जब हम विचलित होते हैं तो विचलित होने का 90% संबंध तो हमारे अतीत से होता है और इसका उस तात्कालिक चीज़ से कोई संबंध नहीं होता जिसके बारे में हम सोचते हैं कि वो हमें विचलित कर रही है। हमारे विचलित होने का सिर्फ लगभग 10% हिस्सा ही आमतौर पर वर्तमान अनुभव से संबंधित होता है। ओके, आइए एक उदाहरण देखते हैं। अगर हमारा पार्टनर हमारे प्रति थोड़ा आलोचनात्मक दिखाता है, क्रिटिसाइज करता है, तो इससे हमारी भावनाएं आहत हो सकती हैं। लेकिन चूंकि हम वयस्क हैं, इसलिए हम ये समझने में सक्षम होते हैं कि आलोचनात्मक होने का उसका कोई इरादा नहीं था, या शायद हम ये देख सकते हैं कि उसका दिन खराब गया था। ये समझने के बाद हम उसकी आलोचना को दिल पर नहीं लेते हैं, हम इसे व्यक्तिगत नहीं मानते हैं। लेकिन दूसरे दिन उनकी आलोचना बहुत दर्द भरी लगती है। इस दिन अतीत की हमारी आहत भावनाएं सतह पर आ जाती हैं। फलस्वरूप हम अपने पार्टनर की आलोचना के प्रति ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। इससे बहुत चोट इसलिए पहुंचती है क्योंकि बचपन में हमारी बेदर्दी से आलोचना की गई थी। हमारे पार्टनर की आलोचना ज़्यादा आहत इसलिए करती है क्योंकि ये हमारे अतीत के घाव भी ताज़े करती हैं। ओके, बचपन में हम ये नहीं समझ सकते थे कि हम मासूम हैं और हमारे माता पिता की नकारात्मकता उनकी समस्या है। बचपन में हम सारी आलोचना, अस्वीकृति और दोषारोपण को व्यक्तिगत रूप से ले लेते हैं। जब बचपन की ये अनसुलझी भावनाएं ऊपर आती हैं तो हम अपने पार्टनर की टिप्पणियों की व्याख्या आलोचना, अस्वीकृति और दोषारोपण के रूप में आसानी से कर लेते हैं। ऐसे समय पर वयस्क बातचीत करना मुश्किल होता है।
हर चीज़ गलत समझी जाती है। जब हमारा पार्टनर आलोचनात्मक दिखता है तो हमारी प्रतिक्रिया का 10% हम पर उसके प्रभाव से संबंधित होता है और 90% हमारे अतीत से संबंधित होता है। कल्पना करें कि कोई आपकी वाह थोड़ी कुरेद रहा है या हल्के से आपसे टकरा रहा है। इससे ज़्यादा चोट नहीं पहुंचती। अब कल्पना करें कि आपका ताज़ा घाव है और कोई इसे कुरेदता है या इससे टकराता है। इससे ज़्यादा चोट पहुंचती है। इसी तरह अगर अनसुलझी भावनाएं ऊपर आ रही हैं तो हम संबंधों के सामान्य कुरेदने और टकराने के प्रति अति संवेदनशील होंगे। किसी संबंध की शुरुआत में हम इतने संवेदनशील नहीं हो सकते। हमारे अतीत की भावनाओं को ऊपर आने में समय लगता है, लेकिन जब वे ऊपर आती हैं तो हम अपने पार्टनर पर अलग तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं। ज़्यादा संबंधों में हमें जो विचलित करता है उसके 90% से हम विचलित नहीं होते अगर हमारे अतीत की अनसुलझी भावनाएं ऊपर नहीं आ रही होती। हम एक दूसरे का समर्थन कैसे कर सकते हैं? जब किसी पुरुष का अतीत ऊपर आता है तो वो आमतौर पर अपनी गुफा की तरफ चल देता है। ऐसे मौक़ों पर वो अति संवेदनशील हो जाता है और उससे बहुत सारी स्वीकृति की ज़रूरत होती है। जब किसी महिला का अतीत ऊपर आता है तो उसका आत्मगौरव रसालत में पहुंच जाता है। वो अपनी भावनाओं के कुएं में पहुंच जाती है और उसे कोमल प्रेमपूर्ण परवाह की ज़रूरत होती है। इस जानकारी से आपको अपनी भावनाओं के ऊपर आते समय उन्हें अनियंत्रित करने में मदद मिलती है। अगर आप अपने पार्टनर से विचलित हैं तो उससे मुठभेड़ करने से पहले अपनी भावनाएं कागज़ पर लिख लें। प्रेम प्रेम पत्र लिखने की प्रतिक्रिया में आपकी नकारात्मकता अपने आप मुक्त हो जाएगी और आपके अतीत की चोट का उपचार हो जाएगा। प्रेम पत्र आपको वर्तमान समय में केंद्रित करते हैं ताकि आप ज़्यादा विश्वास भरे, स्वीकार करने वाले, समझ भरे और क्षमाशील अंदाज में अपने पार्टनर पर प्रतिक्रिया दे सकें। जब आपका पार्टनर आप पर प्रबलता से प्रतिक्रिया दे रहा हो तब भी 90-10 सिद्धांत को समझने में मदद मिलती है। उस पर उसके अतीत का प्रभाव पड़ रहा है। ये जानने से आपको ज़्यादा समझदार और समर्थक बनने में मदद मिल सकती है। जब ऐसा नज़र आए कि आपके पार्टनर का अतीत ऊपर आ रहा है तो कभी अपने पार्टनर को ये ना बताएं कि वो अति प्रतिक्रिया कर रहा है। इससे और ज़्यादा चोट पहुंचती है। अगर आप किसी के घाव को कुरेद दें तो आप उससे ये नहीं कहेंगे कि वो अति प्रतिक्रिया कर रहा है। अतीत की भावनाएं कैसे ऊपर आती हैं, ये समझने से हमें इस बात की ज़्यादा समझ मिल जाती है कि हमारे पार्टनर उस तरह प्रतिक्रिया क्यों करते हैं जैसे कि वो करते हैं। ये उनकी उपचारक प्रतिक्रिया का हिस्सा है। उन्हें ठंडा होने के लिए थोड़ा समय दें और एक बार फिर केंद्रित बन जाएं। अगर उनकी भावनाओं को सुनना ज़रूरत से ज़्यादा मुश्किल हो तो उन्हें कौन सी चीज़ विचलित कर रही थी, इस बारे में बात करने से पहले उन्हें प्रेम पत्र लिखने के लिए प्रोत्साहित करें। उपचारक पत्र। आपका अतीत आपकी वर्तमान प्रतिक्रियाओं को कैसे प्रभावित करता है, ये समझने से आपको अपनी भावनाओं के उपचार में मदद मिलती है। यदि आपके पार्टनर ने आपको किसी तरह विचलित किया है तो उसे एक प्रेम पत्र लिखें और इसे लिखते समय खुद से पूछें कि ये आपके अतीत से कैसे संबंध रखता है। जब आप लिखते हैं तो आपको अतीत की यादें आ सकती हैं और आपको पता चल सकता है कि आप दरअसल अपनी माँ या पिता से विचलित हैं। इस बिंदु पर लिखते रहें, लेकिन अब अपना पत्र अपने अभिभावक के नाम लिखें। फिर एक प्रेमपूर्ण प्रतिक्रिया पत्र लिखें। ये पत्र अपने पार्टनर को बताएं।
वो आपके पत्र को सुनना पसंद करेगा। ये बेहतरीन महसूस होता है जब आपका पार्टनर अतीत से आई हुई 90% चोट की जिम्मेदारी लेता है। हमारे अतीत को समझे बिना हम में अपने पार्टनर को दोष देने की प्रवृत्ति होती है, या कम से कम उसे दोषारोपण महसूस होता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपकी भावनाओं के प्रति ज़्यादा संवेदनशील बने, तो उसे अपने अतीत की दुखद भावनाओं के अनुभव बताएं। तब वे आपकी संवेदनशीलताओं को समझ सकते हैं। प्रेम पत्र ऐसा करने का उत्कृष्ट अवसर है। आप कभी सोचे गए कारण से विचलित नहीं होते। जब आप प्रेम पत्र लिखने और अपनी भावनाओं को टटोलने का अभ्यास करते हैं, तो आप ये पाएंगे कि आपने पहले जो सोचा था, आप आमतौर पर उससे भिन्न कारणों से विचलित हैं। ज़्यादा गहरे कारणों को महसूस करने और अनुभव करने पर नकारात्मकता गायब हो जाती है। जिस तरह हम अचानक नकारात्मक भावनाओं के शिकंजे में आ सकते हैं, उसी तरह अचानक इससे मुक्त भी हो सकते हैं। यहाँ कुछ उदाहरण हैं। एक सुबह जिम जब जागा तो उसे अपने पार्टनर के प्रति चिढ़ महसूस होने लगी। वो जो भी करती थी उससे वो विचलित हो जाता था। जब उसने उसे प्रेम पत्र लिखा, तो उसे पता चला कि वो दरअसल अपनी माँ के नियंत्रणकारी होने की वजह से माँ के साथ विचलित था। ये भावनाएं बस उठकर ऊपर आ रही थी, इसलिए उसने अपनी माँ को एक संबंधित पत्र लिखा। इस पत्र को लिखने के लिए उसने कल्पना की कि वो ये पत्र उसी समय लिख रहा था जब वो नियंत्रित महसूस कर रहा था। पत्र लिखने के बाद वो अपने पार्टनर के बारे में विचलित नहीं रहा। ओके। 2 महीनों तक प्रेम में रहने के बाद लीजा अचानक अपने पार्टनर के प्रति आलोचनात्मक हो गई। जब उसने प्रेम पत्र लिखा, तो उसे पता चला कि वो दरअसल डर महसूस कर रही थी कि वो उसके लिए पर्याप्त अच्छी नहीं थी और वो उसमें रुचि नहीं ले रहा था। अपने ज़्यादा गहरे डर के बारे में जागरूक बनने के बाद वो दोबारा प्रेमपूर्ण महसूस करने लगी। 3 इकट्ठे एक रोमांटिक शाम गुजारने के बाद विल और जिन ने अगले दिन ही जोरदार झगड़ा हो गया। विल और जिन में अगले दिन ही जोरदार झगड़ा हो गया। ये तब शुरू हुआ जब जिन कोई चीज़ करना भूलने पर उससे थोड़ी नाराज़ हो गई। वो आमतौर पर समझ का परिचय देता था, लेकिन उस मौके पर विल को अचानक महसूस हुआ कि वो तलाक चाहता है। बाद में जब उसने प्रेम पत्र लिखा, तो उसे एहसास हुआ कि वो दरअसल छोड़े जाने या परित्यक्त होने से डरता था। उसे याद आया कि जब वो बचपन में अपने माता पिता को लड़ते देखता था, तो उसे कैसा महसूस होता था। उसने अपने माता पिता को एक पत्र लिखा और अचानक वो अपनी पत्नी के प्रति दोबारा प्रेमपूर्ण महसूस करने लगा। 4 सुसान का पति टॉम ऑफिस की एक डेडलाइन पूरी करने में व्यस्त था। जब वो घर लौटा, तो सुसान बहुत विद्वेषपूर्ण और नाराज़ महसूस कर रही थी। सुसान का एक हिस्सा अपने पति के तनाव को समझता था, लेकिन भावनात्मक रूप से वो नाराज़ भी थी। उसे प्रेम पत्र लिखने पर सुसान को पता चला कि वो दरअसल अपने पिता से नाराज़ थी, जो उसे उसकी दुर्व्यवहार करने वाली माँ के साथ अकेला छोड़ गए थे। बचपन में वो अशक्त और परित्यक्त महसूस करती थी और वे भावनाएं उपचार के लिए दोबारा ऊपर आ रही थी। उसने अपने पिता को प्रेम पत्र लिखा और अचानक टॉम के प्रति उसका क्रोध काफुर हो गया। मतलब फुर हो गया। 5 रोसेल
फिल के प्रति आकर्षित थी, जब तक कि उसने ये नहीं कह दिया कि वो उससे प्रेम करता था और शादी का वादा करना चाहता था। अगले ही दिन रोसेल का मूड अचानक बदल गया। उसे बहुत सी शंकाएं होने लगीं और उसका जोश गायब हो गया। जब उसने फिल को प्रेम पत्र लिखा तो उसे पता चला कि वो अपने पिता से नाराज़ थी, जो बहुत निष्क्रिय थे और उसकी माँ को चोट पहुँचाते थे। जब उसने अपने पिता को प्रेम पत्र लिखकर अपनी नकारात्मक भावनाओं को मुक्त कर दिया तो वो अचानक फिल के प्रति दोबारा आकर्षण महसूस करने लगी। जब आप प्रेम पत्रों का अभ्यास करना शुरू करते हैं तो आपको अतीत की यादें और भावनाओं का अनुभव हमेशा नहीं होगा, लेकिन जब आप खुलते हैं और अपनी भावनाओं में ज़्यादा गहराई तक जाते हैं तो ये ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा कि जब आप सचमुच विचलित होते हैं तो इसका संबंध आपके अतीत की किसी चीज़ से भी होता है। ओके, आज तो मैंने म्यूजिक चलाया ही नहीं। एक मिनट। देर से होने वाली प्रतिक्रिया। जिस तरह प्रेम हमारे अतीत की अनसुलझी भावनाओं को ऊपर ला सकता है, उसी तरह मनचाही चीज़ पाने से भी ऐसा हो सकता है। मुझे वो समय याद है जब मुझे इसके बारे में पहली बार पता चला। कई साल पहले मैं अपनी पार्टनर से करता था, लेकिन उसका मूड नहीं था। अपने मन में मैंने इसे स्वीकार कर लिया। अगले दिन मैंने फिर संकेत किया, लेकिन तब भी उसने कोई रुचि नहीं दिखाई। ये सिलसिला हर दिन चलता रहा। 2 सप्ताह बाद मैं विद्वेषपूर्ण महसूस करने लगा। मेरे जीवन में उस वक्त तक मैं नहीं जानता था कि भावनाओं को संप्रेषित कैसे करूं। अपनी भावनाओं और कुंठा को बताने के बजाय मैं बस ये नाटक करता रहा जैसे हर चीज़ ठीक थी। मैं अपनी नकारात्मक भावनाओं को दमित कर रहा था और प्रेमपूर्ण बनने की कोशिश कर रहा था। मेरा विद्वेष 2 सप्ताह तक बढ़ता रहा। मैंने उसे खुश करने के लिए हर वो चीज़ की जो मैं जानता था, हालांकि मन ही मन मैं उसकी अस्वीकृति से चिढ़ रहा था। 2 सप्ताह बाद मैं उसके लिए एक सुंदर नाइट गाउन खरीद कर लाया। मैंने शाम को उसे ये गाउन दिया। बॉक्स खोलने पर उससे हैरानी हुई, लेकिन जब मैंने उसे इसे पहनने को कहा तो वो बोली कि उसका मूड नहीं है। उस बिंदु पर मैंने हार मान ली। मैं उन्हों के बारे में बस भूल गया। मैंने खुद को काम में दफन कर लिया और की अपनी इच्छा दबा ली। मैं सोच रहा था कि मैंने द्वेष की अपनी भावनाओं को दबाकर समस्या दूर कर ली थी। लगभग 2 सप्ताह बाद जब मैं ऑफिस से घर लौटा तो उसने एक रोमांटिक भोजन तैयार किया था। रोमांटिक भोजन क्या होता भाई? और वो उस नाइट गाउन को पहने थी जो मैंने 2 सप्ताह पहले उसे खरीद कर दिया था। बत्तियां धीमी जल रही थी और पृष्ठभूमि में हल्का संगीत बज रहा था। आप मेरी प्रतिक्रिया की कल्पना कर सकते हैं। अचानक मेरे भीतर द्वेष का सैलाब आ गया। मन ही मन मुझे महसूस हुआ, जब तुम 4 सप्ताह तक भुगतो, अब तुम 4 सप्ताह तक भुगतो। अच्छा, जिस द्वेष को मैंने पिछले 4 सप्ताह से दबाकर रखा था वो अचानक उभर कर ऊपर आ रहा था। इन भावनाओं के बारे में बात करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि जो मैं चाहता था उसे देने की उसकी इच्छा से मेरे पुराने द्वेष उभर कर ऊपर आ गए थे। जब दंपति अचानक द्वेष महसूस करते हैं, मैं ये पार्टनर कई दूसरी स्थितियों में भी देखने लगा। मैं ये पैटर्न कई दूसरी स्थितियों में भी देखने लगा। मेरे परामर्श के काम में भी मैंने ये होते देखा। जब एक पार्टनर आखिरकार बेहतर बनने के लिए तैयार हो जाता है
तो दूसरा अचानक उदासीन हो जाता है और उसकी कद्र नहीं करता। जैसे ही बिल मेरी को उसकी मांगी हुई चीज़ देने को तैयार होता है, मेरी विद्वेषपूर्ण प्रतिक्रिया करेगी, देखो अब बहुत देर हो चुका है, या तो क्या। बार बार मैंने ऐसे दंपतियों को परामर्श दिया है जिनकी शादी को 20 साल से ज़्यादा समय हो गया था। उनके बच्चे बड़े होकर घर से चले गए थे। अचानक महिला तलाक चाहती है। पुरुष जागता है और उसे एहसास होता है कि वो बदलना चाहता है और वो मदद लेता है। जब वो परिवर्तन करने लगता है और महिला को वो प्रेम देने लगता है जो वो 20 साल से चाह रही थी, तो महिला ठंडे विद्वेष की प्रतिक्रिया करती है। ऐसा लगता है मानो वो चाहती है कि पुरुष भी 20 साल तक उसी तरह कष्ट उठाए जिस तरह उसने उठाया था। सौभाग्य से ऐसा मामला नहीं होता। जब वे एक दूसरे को अपनी भावनाएं बताते हैं और वो सुनता तथा समझता है कि किस तरह महिला की अपेक्षा की गई है, तो महिला धीरे धीरे पुरुष के परिवर्तनों को ज़्यादा स्वीकार करने लगती है। ये उल्टा भी हो सकता है, पुरुष छोड़कर जाना चाहता है और महिला बदलने को तैयार हो जाती है, लेकिन वो प्रतिरोध करता है। बढ़ती अपेक्षाओं का संकट। विलंबित प्रतिक्रिया का एक और उदाहरण सामाजिक स्तर पर होता है। समाज विज्ञान में इसे बढ़ती अपेक्षाओं का संकट कहते हैं। ये 60 के दशक में जॉनसन प्रशासन के दौरान हुआ। पहली बार अल्पसंख्यकों को पहले से ज़्यादा अधिकार दिए गए। फलस्वरूप क्रोध, दंगे और हिंसा के विस्फोट हुए। दमित प्रजातियां भावनाएं अचानक मुक्त हो गई थी। ये दमित भावनाओं के सतह पर आने का एक और उदाहरण है। जब अल्पसंख्यकों को ज़्यादा समर्थन महसूस हुआ, तो उन्होंने द्वेषपूर्ण और क्रोधित भावनाओं का सैलाब महसूस किया। अतीत की अनसुलझी भावनाएं उठकर ऊपर आने लगी। इसी तरह की प्रतिक्रिया अब उन देशों में हो रही है जहां लोग आखिरकार तानाशाह नेताओं से अपनी स्वतंत्रता हासिल कर रहे हैं। स्वस्थ लोगों को परामर्श की ज़रूरत क्यों हो सकती है? तो तीन पेज और। जब आप अपने संबंधों में ज़्यादा अंतरंग होते हैं तो प्रेम बढ़ता है। फलस्वरूप ज़्यादा गहरी और ज़्यादा दर्द भरी भावनाएं उठकर ऊपर आएंगी जिन्हें उपचार की ज़रूरत होगी। शर्म और डर जैसी गहरी भावनाएं, चूँकि हमें आमतौर पर ये पता नहीं होता कि इन दर्द भरी भावनाओं से कैसे निपटें, इसलिए हम अटक जाते हैं। उनके उपचार के लिए हमें उन्हें किसी को बताने की ज़रूरत होती है, लेकिन हम जो महसूस कर रहे हैं उसे उजागर करने से डरते हैं या हमें इसमें शर्म आती है। ऐसे मौक़ों पर हम बिना किसी कारण के निराश, हताश, चिंतित, ऊबे हुए, विद्वेषपूर्ण या थके हो सकते हैं। ये सभी इस बात के लक्षण हैं कि हमारा अतीत ऊपर आ रहा है और हम अटक गए हैं। सहज बोध से आप या तो प्रेम से दूर भागना चाहेंगे या फिर अपनी लतों को बढ़ाना चाहेंगे। ये समय दूर भागने का नहीं बल्कि अपनी भावनाओं पर काम करने का है। जब गहरी भावनाएं ऊपर आती हैं तो थेरेपिस्ट की सहायता लेना बहुत समझदारी भरा काम होता है। जब गहरी भावनाएं ऊपर आती हैं तो हम अपनी भावनाएं अपने पार्टनर पर प्रोजेक्ट कर देते हैं। यदि हम अपनी भावनाएं अपने माता पिता या अतीत के पार्टनर के सामने व्यक्त करने में सुरक्षित महसूस नहीं करते थे, तो अचानक हम अपने वर्तमान पार्टनर की उपस्थिति में अपनी भावनाओं के संपर्क में नहीं आ पाते। इस बिंदु पर आपका पार्टनर चाहे जितना समर्थन करने वाला हो,
जब आप अपने पार्टनर के साथ होंगे तो आप सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे, भावनाएं रोक दी जाएंगी। ये एक विरोधाभास है, क्योंकि आप अपने पार्टनर के साथ सुरक्षित महसूस करते हैं, इसलिए आपके सबसे गहरे डरों को सतह पर आने का मौका मिलता है। लेकिन जब वे सतह पर आते हैं तो आप डर जाते हैं और आप जो महसूस करते हैं उसे बता नहीं पाते। आपका डर आपको कूद भी कूंद भी कर सकता है। जब ये होता है तो जो भावनाएं ऊपर आ रही हैं वह अटक जाती हैं। ये एक विरोधाभास है, क्योंकि आप अपने पार्टनर के साथ सुरक्षित महसूस करते हैं, इसलिए आपके सबसे गहरे डरों को सतह पर आने का मौका मिलता है। लेकिन जब वे सतह पर आते हैं तो आप डर जाते हैं और आप जो महसूस करते हैं उसे बता नहीं पाते। ऐसे में परामर्शदाता या थेरेपिस्ट के होने से ज़बरदस्त मदद मिलती है। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ होते हैं जिस पर आप अपने डरों को प्रक्षेपित न कर रहे हों, तो आप ऊपर उठने वाली भावनाओं के प्रोसेसिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप केवल अपने पार्टनर के साथ हैं तो आप कुंद महसूस कर सकते हैं। इसलिए बहुत प्रेमपूर्ण संबंध वाले लोगों को भी किसी थेरेपिस्ट की सहायता की ज़रूरत होती है। समूहों में बातचीत का भी समर्थन समूहों में भी बातचीत का भी इतना ही मुक्तिदायक प्रभाव पड़ता है। जिन लोगों को हम अंतरंगता से नहीं जानते, लेकिन जो हमारे समर्थन करते हैं, उनके साथ रहने से हमारी आहत भावनाओं को बाहर निकलने का द्वार खुलता है। जब हमारी अनसुलझी भावनाएं हमारे अंतरंग पार्टनर पर प्रक्षेपित की जा रही होती है तो वो हमारी मदद करने में सक्षम नहीं होता। हमारा पार्टनर तो बस हमें समर्थन पाने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। हमारा अतीत हमारे संबंधों को कैसे प्रभावित कर रहा है, ये समझने के बाद हम प्रेम के ज्वार भाटे को स्वीकार करने लगते हैं। प्रेम के जादू को जीवित रखने के लिए हमें लचीला होना चाहिए और प्रेम के बदलते मौसमों के हिसाब से ढलना चाहिए। प्रेम के मौसम, हर रिश्ता बगीचे की तरह होता है। ओके, फाइनली कुछ अच्छा लाइन आया है। हर रिश्ता बगीचे की तरह होता है। अगर इसे हरा भरा रखना है तो इसे नियमित रूप से पानी देने की ज़रूरत होती है। इस पर ख़ास ध्यान देना चाहिए, जिसमें मौसमों तथा अप्रत्याशित मौसम का ध्यान रखना भी शामिल है। नए बीज बोने होंगे और खरपतवार को उखाड़ना होगा। इसी तरह प्रेम के जादू को जिंदा रखने के लिए हमें इसके मौसमों को समझना होगा और प्रेम की खास आवश्यकताओं को पोषण देना होगा। ओके, प्रेम का वसंत, प्रेम की शुरुआत वसंत की तरह होती है। हमें ऐसा महसूस होता है कि हम हमेशा खुशी रहेंगे, हमेशा सुखी रहेंगे। हम अपने पार्टनर से बेइंतहा प्यार करते हैं और कल्पना भी नहीं कर सकते कि कभी ऐसा दिन भी आएगा जब हम उससे प्यार नहीं करेंगे। ये मासूमियत का समय है। ओके, प्रेम अमर लगता है। ये जादुई समय होता है जब हर चीज़ आदर्श दिखती है और बिना प्रयास के अच्छी तरह काम करती है। हमारा पार्टनर हमें आदर्श नज़र आता है। हम बिना प्रयास के एक लय में रहते हैं और अपनी खुशकिस्मती पर आनंदित होते हैं। उसके बाद आता है प्रेम का ग्रीष्म काल। हमारे प्रेम के पूरे ग्रीष्म काल में हमें ये महसूस होता है कि हमारा पार्टनर
उतना आदर्श नहीं है जितना हमने सोचा था, और हमें अपने संबंध पर काम करना होगा। न सिर्फ हमारा पार्टनर दूसरे ग्रह से आया है, बल्कि वो एक ऐसा इंसान भी है जो गलतियां करता है और जिसमें कई दोष भी हैं। कुंठा और निराशा उग आती हैं। खरपतवार, इसका समझ नहीं आ रहा मुझे। खरपतवार खरपतवार एक मिनट, इस बात को दोबारा बोलना थोड़ा शॉर्ट में। जरूर। इसे आसान शब्दों में कहें तो खरपतवार का मतलब है वे अनचाही समस्याएं जिन्हें रिश्ते को स्वस्थ रखने के लिए दूर करना जरूरी है। ओके। खरपतवार को उखाड़ने की ज़रूरत होती है। गर्मी में सूखने से बचाने के लिए प्रेम को पौधे को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। प्रेम देना और प्रेम पाना जिसकी हमें ज़रूरत होती है, अब उतना आसान नहीं होता। हम पाते हैं कि हम हमेशा खुश नहीं रहते हैं और हम हमेशा प्रेमपूर्ण महसूस नहीं करते हैं। ये प्रेम की हमारी तस्वीर नहीं है। इस बिंदु पर कई दंपतियों का मोहभंग हो जाता है। वे संबंध पर मेहनत नहीं करना चाहते। वे यथार्थवादी तरीके से उम्मीद करते हैं कि सारे समय वसंत का मौसम ही बना रहेगा। वे अपने पार्टनर को दोष देते हैं और हार मान लेते हैं। उन्हें ये एहसास ही नहीं होता कि प्रेम हमेशा आसान नहीं होता। कई बार इसमें गर्म धूप में कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत होती है। प्रेम के गर्मी वाले मौसम में हमें अपने पार्टनर की आवश्यकताओं को पोषण देने की ज़रूरत है। साथ ही हमें वो प्रेम मांगने और पाने की भी ज़रूरत है जिसकी हमें आवश्यकता है। ये अपने आप नहीं होता। प्रेम का शरीरकाल। चूँकि हमने गर्मी में अपने बगीचे की देखभाल की थी, इसलिए हमें इस मौसम में अपनी कड़ी मेहनत के अच्छे परिणाम मिलते हैं। ये एक स्वर्णिम मौसम है, समृद्ध और संतुष्टिदायक। अब हम एक अधिक परिपक्व प्रेम का अनुभव करते हैं, जिसमें हम अपने पार्टनर की तथा खुद की अपूर्णताओं को स्वीकार करते हैं। ये धन्यवाद देने और बांटने का समय है। गर्मियों में हमने जो कड़ी मेहनत की थी, उसकी बदौलत अब हम आराम से उस प्रेम का आनंद ले सकते हैं जो हमने उत्पन्न किया है। प्रेम का जाड़ा। मौसम एक बार फिर बदलता है और जाड़ा आ जाता है। जाड़े के ठंडे बंजर महीनों में सारी प्रकृति अपने भीतर सिमट जाती है। ये विश्राम, चिंतन, मनन और नवीनीकरण का समय है। ये संबंधों में वो समय है जब हम अपने खुद के अनसुलझे दर्द या अपने छाया स्व का अनुभव करते हैं। ये वो समय है जब हमारा ढक्कन खुल जाता है और हमारी दर्द भरी भावनाएं प्रकट हो जाती हैं। ये एकांत विकास का समय है जब हमें प्रेम और संतुष्टि की तलाश अपने पार्टनर के बजाय खुद में करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये उपचार का समय है। ये वो समय है जब पुरुष अपनी गुफाओं में शीत निद्रा में चले जाते हैं और महिलाएं अपने कुएं की तलहटी में डूब जाती हैं। प्रेम के स्वाय जाड़े में प्रेम करने और उपचार करने के बाद वसंत अवश्यभावी रूप से दोबारा लौटता है। एक बार फिर हमें आशा, प्रेम और प्रचुर भावनाओं का वरदान मिलता है। हमारी जाड़े की यात्रा में
आंतरिक उपचार और आत्मा की पड़ताल पर निर्भर करते हुए हम एक बार फिर अपने हृदय को खोलने और प्रेम के वसंत को महसूस करने में सक्षम होते हैं। सफल संबंध। संवाद बेहतर बनाने और संबंधों में मनचाही चीज़ पाने के लिए ये मार्गदर्शक पुस्तक पढ़ने के बाद अब आप सफल संबंधों के लिए अच्छी तरह तैयार हैं। ओके, आपके पास आशावान महसूस करने का अच्छा कारण है। आप प्रेम के मौसमों का अच्छी तरह सामना कर सकते हैं। मैंने हजारों दंपतियों के संबंधों का कायाकल्प होते देखा है। कुछ का तो रातों रात हो गया। वे शनिवार को मेरे वीकेंड सेमिनार रिलेशनशिप सेमिनार में आते हैं और रविवार को डिनर तक एक दूसरे के प्रेम में दोबारा पड़ जाते हैं। आपने इस पुस्तक को पढ़कर जो जानकारी हासिल की है उस पर अमल करेंगे और ये याद कर रखेंगे कि पुरुष मंगल ग्रह से आए हैं और महिलाएं शुक्र ग्रह से आई हैं, तो आपको भी ऐसी ही सफलता मिलेगी। लेकिन मैं आपको सावधान करना चाहूँगा, ये याद रखें कि प्रेम मौसमी होता है। वसंत में ये आसान होता है, लेकिन गर्मी में कठोर मेहनत करनी पड़ती है। शरीर में आप बहुत उदार और संतुष्ट महसूस कर सकते हैं, लेकिन जाड़े में आप खालीपन महसूस करेंगे। गर्मी गुजरने के लिए आपको जो ज्ञान चाहिए और आपके संबंधों पर जो मेहनत करनी है उसे आसानी से भुला दिया जाता है। शरीर में आप जो प्रेम महसूस करते हैं वो जाड़े में आसानी से खो जाता है। प्रेम की गर्मी में जब चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं और आपको वो प्रेम नहीं मिलता है जो आपको चाहिए, तो आप अचानक इस पुस्तक में सीखी हर चीज़ भूल सकते हैं। पल भर में ही ये सारा ज्ञान हवा हो जाता है। आप अपने पार्टनर को दोष देने लग सकते हैं और ये भूल सकते हैं कि उसकी आवश्यकताओं को दोषण कैसे देना है। जब जाड़े का खालीपन आता है तो आप निराश महसूस कर सकते हैं। आप खुद को दोष दे सकते हैं और ये भूल सकते हैं कि खुद को प्रेम कैसे करना है और दोषण कैसे देना है। आप खुद पर और अपने पार्टनर पर शंका कर सकते हैं। आप संदेहवादी बन सकते हैं और हार मानने जैसा महसूस कर सकते हैं। ये सब चक्र का हिस्सा है। भोर से ठीक पहले सबसे ज़्यादा अंधेरा होता है। संबंधों में सफल होने के लिए हमें प्रेम के विभिन्न मौसमों को समझना और स्वीकार करना होगा। कई बार प्रेम आसानी से और अपने आप प्रवाहित होता है। कई बार इसमें प्रयास की ज़रूरत होती है। कई बार हमारे हृदय लबालब भरे होते हैं और बाकी समय हम खाली होते हैं। हमें ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि हमारे पार्टनर हमेशा प्रेमपूर्ण रहेंगे या ये भी याद रखेंगे कि प्रेमपूर्ण कैसे होना है। हमें खुद को भी समझ का ये उपहार देना चाहिए और ये अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि हमें हर चीज़ याद रहेगी जो हमने प्रेमपूर्ण बनने के बारे में सीखी है। सीखने की प्रक्रिया के लिए सिर्फ सुनने और अमल करने की ही ज़रूरत नहीं होती, बल्कि भूलने और दोबारा याद करने की भी ज़रूरत होती है। इस पूरी पुस्तक में आपने चीज़ें सीखी हैं जो आपके माता पिता आपको नहीं सिखा सकते थे। ये सब जानते ही नहीं थे, लेकिन अब जब आप जान चुके हैं, वे ये सब जानते ही नहीं थे, लेकिन जब आप जान चुके हैं तो कृपया यथार्थवादी बने, खुद को गलतियां करते रहने की अनुमति दें। आपने जो नई जानकारी हासिल की है उसमें से बहुत सारी आप भूलते रहेंगे। सिद्धांत बताता है कि किसी नई चीज़ को सीखने के लिए हमें इसे 200 बार सुनने की ज़रूरत होती है। हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि हम या हमारे पार्टनर इस पुस्तक की सारी नई जानकारी याद रख पाएंगे।
हमें धैर्यवान बनना होगा और सामने वाले के हर छोटे कदम की प्रशंसा करनी होगी। इन विचारों के साथ काम करने और इन्हें अपने जीवन में उतारने में समय लगता है। न सिर्फ हमें नई जानकारी को 200 बार सुनने की ज़रूरत है, बल्कि हमें अतीत में जो सीखा है उसे भुलाने की भी ज़रूरत है। हम मासूम बच्चे नहीं हैं जो ये सीख रहे हों कि सफल संबंध कैसे बनाना है। हमारी प्रोग्रामिंग तो हमारे माता पिता ने, उस संस्कृति ने जिसमें हम बड़े हुए हैं, और हमारे दर्द भरे अतीत के अनुभवों ने की है। प्रेमपूर्ण संबंध बनाने की इस नई बुद्धिमत्ता को शामिल करना एक कठिन चुनौती है। आप एक पथ प्रदर्शक हैं। आप नए इलाके में यात्रा कर रहे हैं। ये उम्मीद रखें कि आप कई बार भटक जाएंगे। ये उम्मीद रखें कि आपका पार्टनर भटक जाएगा। इस गाइड का इस्तेमाल नक्शे की तरह करें ताकि ये नई जगहों पर आपको बार बार सही राह सिखा सके। अगली बार जब भी आप विपरीत लिंग वाले लोगों के साथ कुंठित हों, तो ये याद रखें कि पुरुष मंगल ग्रह से आए हैं और महिलाएं शुक्र ग्रह से आई हैं। भले ही आपको इस पुस्तक की कोई दूसरी चीज़ याद ना रहे, लेकिन ये याद रखने से कि हमारा भिन्न होना स्वाभाविक है, आपको ज़्यादा प्रेमपूर्ण बनने में सहायता मिलेगी। अपनी आलोचना और दोषारोपण को धीरे धीरे मुक्त करने और आप जो चाहते हैं उसे लगातार मांग कर आप ऐसे प्रेमपूर्ण संबंधों का निर्माण कर सकते हैं जिन्हें आप चाहते हैं, जिनकी आपको ज़रूरत है और जिनके आप हकदार हैं। आपके सामने अवसरों का सुनहरा संसार है। आपका प्रेम और आपके जीवन में प्रकाश बढ़ता रहे। आपको धन्यवाद कि आपने मुझे अपने जीवन में फ़र्क डालने का अवसर दिया। यहाँ भी कुछ लिखा है अनुवादक के बारे में। डॉक्टर सुधीर, ये छोड़ो, इसको नहीं पढ़ते, ख़त्म। फाइनली मैंने इस बुक को पढ़ लिया है पूरा, और बस यही सीखा कि पुरुष और महिलाएं दोनों अलग अलग होती हैं, दोनों अलग अलग ग्रह से आई हैं। इतना अलग हैं ये दोनों, ऐसा लगता है दोनों अलग अलग ग्रह से आई हैं। और बस हमें यही याद रखने की ज़रूरत है। और भाई पूरा पढ़ लिया यार, मज़ा आ गया। मैं इसे दोबारा पढ़ने वाला हूँ और दोबारा रिकॉर्ड करके डालने वाला हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट चैप्टर से इसको रिकॉर्ड करना शुरू किया था। चलो फिर, बाय बाय।